So hello everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this specific video, we are going to talk about some important cycles जो कि आपके एग्जामिनेशन में एक बहुत important question फ्रेम करती हैं. हम यहाँ पर दो साइकिल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं. The very first cycle is the carbon cycle and second important cycle is the phosphorus cycle. नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं इन प्लांट फिजियोलॉजी इन चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, जहां पर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे. सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा #360 बायोलॉजी विच इज आवर टारगेट, जिसको हम लोग कुछ दिनों के अंदर अकॉम्प्लिश कर रहे होंगे. तो #360 बायोलॉजी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ट्रेंड हो जाना चाहिए. और आपको एक और मेरा छोटा सा काम करना है कि हमारी एप्लीकेशन है कॉल्ड ब्रिलिक्स, जिसका नेक्स्ट अपडेट मंडे को आने वाला है, यानी परसों इसका आपको नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा. इसको इंस्टॉल कर लो. नीचे आपको हर जगह पर इसका लिंक मिल जाएगा, इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एंड इन द पिन्ड कमेंट ऑल्सो. इसको इंस्टॉल करो, यूज करना स्टार्ट करो. हमारे एसएमईज जो क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करो. अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट करो, जिससे कि आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिल सके कंसेप्ट्स की. काफी सारे एसएमईज, काफी सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो कि एम्स तक में पढ़ रहे हैं, एम्स दिल्ली तक में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर आपको मेंटोर करने आए हैं. तो उस चीज को लेवरेज करना स्टार्ट करो एंड प्लीज मेक श्योर टू यूज इट एज मच एज पॉसिबल. सो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिएंट जो है इनका घूमना बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर ये एक जगह पर जमा रहेंगे तो हम इन्हें यूज नहीं कर सकते. लेट्स से देयर इज अ प्लांट, और इस प्लांट के पास ऑब्वियसली काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किए. अब इस प्लांट का एक छोटा सा जो पार्ट है ये टूट करके जमीन में गिर जाता है. ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट जो है ये आपका डेड हो जाता है. एंड सिमिलरली यहां पर एक एनिमल है, लेट्स से हम कॉकरोच बना देते हैं. यहां पर एक एनिमल है, कुछ भी बना दो यार फॉर रेफरेंस. ये जो इंसेक्ट है, ये जो एनिमल है, इसकी भी डेथ हो जाती है. दिस इज ऑल्सो डेड. सो आपके प्लांट के पार्ट की भी डेथ हो रही है और इस इंसेक्ट की भी डेथ हो रही है. सो ये दोनों कहां पर जाके मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे. कहा जाता है मिट्टी से ही बना है इंसान, मिट्टी में मिल जाएगा. सो यहां पर मिट्टी में मिल गए ये इंसेक्ट एज वेल एज प्लांट. इनकी डेथ हो गई तो इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा था वो भी अब मिट्टी में मिल चुका है. अब इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अटैक कौन करेगा इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अटैक? ऑब्वियसली योर डीकंपोजर्स. भाई डीकंपोजर्स जो है आपके बैक्टीरिया और फंगस जो है वो यहां पर आके इसे डीकंपोज करेंगे. अगर ये डीकंपोज हो गया तो क्या बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डे? इनऑर्गेनिक मिनरल्स बन जाएंगे. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन यहां पर आपको मिला. अब ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है ये जमीन में चला गया तो जमीन से इसे कौन इम्बाइब कर लेगा? जमीन से इसे कौन दोबारा एब्जॉर्ब कर लेगा? आपके प्लांट. और प्लांट इसे यूज करके अपनी बॉडी फिर बना लेंगे, यानी ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे. फिर दोबारा जब ये पार्ट आपका झड़ेगा तो दोबारा से साइक्लिंग होगी. अब इस प्लांट को खाया इस इंसेक्ट ने, तो इस इंसेक्ट के अंदर भी मिनरल चले गए, तो इसमें भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे. फिर जब इस इंसेक्ट की डेथ होगी तो ये दोबारा से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये जमीन से प्लांट में चले जाते हैं. प्लांट को जो एनिमल खाता है फिर उसमें चले जाते हैं, एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है उसमें चले जाते हैं. फिर चाहे प्लांट की डेथ हो, चाहे फर्स्ट एनिमल की डेथ हो, चाहे सेकंड एनिमल की डेथ हो, उनके बॉडी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के इनऑर्गेनिक केमिकल्स फिर से जमीन में आ जाते हैं और प्लांट उन्हें फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है. इसके अलावा भी काफी सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रिजर्वायर्स होते हैं. जैसे अगर आपको ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी है तो आप कहां से करोगे? जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूं तो मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, तो मैं प्लांट नहीं खा रहा इस ऑक्सीजन के लिए. तो जरूरी नहीं है कि हर जो आपका मिनरल है, हर जो आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो आप जमीन से ही लो. कुछ आप पानी से ले सकते हो, कुछ आप हवा से ले सकते हो एंड कुछ आपको लैंड से लेना पड़ेगा. सो देयर आर रिजर्वायर्स ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी इन द प्रीवियस लेक्चर कि स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में फर्क है. क्रॉप में ऑर्गेनिक चीजें भरी हुई हैं, तो एक टाइम पर एक इलाके में
कितनी क्रॉप है या कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है, कितना बायोमास है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कितने हैं एक पर्टिकुलर जगह पर एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट, इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। यानी स्टैंडिंग क्रॉप में हम लोग या स्टैंडिंग ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे थे स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर, राइट। और यहां पर स्टैंडिंग स्टेट में हम लोग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल आयंस की बात करते हैं। अब यहां होता क्या है दोस्त, यहां पर मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। भाई एक ऑर्गेनिज्म से भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट जा सकता है, हवा से भी प्लांट में न्यूट्रिएंट आ सकता है, हवा से एनिमल में भी आ सकता है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी जा सकता है, जमीन से भी आ सकता है, वाटर से भी आ सकता है। तो इनकी साइकिल, इनका ट्रांसफर, इनका मूवमेंट कहलाता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम एन इकोसिस्टम, ये अगेन एंड अगेन आते रहते हैं। जैसे जो न्यूट्रिएंट स्टार्टिंग में आपका एक प्लांट ने लिया था, क्या वो प्लांट में ही रहा? मेरे भाई जब भी प्लांट की डेथ होगी, चाहे वो 100 साल बाद ही क्यों ना हो, दोबारा से ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा और दोबारा से मिट्टी के अंदर वो मिनरल्स आ जाएंगे। सो लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। सो दो प्रकार की न्यूट्रिएंट साइकिल्स यहां पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो साइकिल है दोस्त, जो कि हमें यहां पर समझनी होती है, वो है गैसियस साइकिल। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गैसेस के फॉर्म में आपको लेनी होती हैं। जैसे आपको पता है कि आप ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में लेते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के फॉर्म में छोड़ते हो, राइट। और इसके अलावा कुछ साइकिल्स होती हैं जिन्हें आप बोलते हो सेडिमेंटरी साइकिल। सेडिमेंटरी साइकिल मतलब ये आप सेडिमेंट से लेते हो, सेडिमेंट से लेते हो मतलब जमीन के क्रस्ट से लेते हो, ठीक है। जमीन में जो आपके सेडिमेंट हैं, जो अर्थ के सेडिमेंट्स हैं, उनसे आप लेते हो। तो यहां पर गैसियस साइकिल हो गई एज वेल एज आपकी सेडिमेंट साइकिल हो गई। तो गैसियस साइकिल में जो गैसेस हैं ये कहां मिलेंगी आपको? एटमॉस्फेयर में मिलेंगी। जैसे 78% आपकी एयर क्या है? नाइट्रोजन है, और आपका कार्बन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल हुए। और कुछ चीजें आपको क्रस्ट में मिलेंगी यानी अर्थ में मिलेंगी, तो यहां पर एग्जाम्पल हो जाता है इसका सल्फर एंड फॉस्फोरस। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम फॉस्फोरस साइकिल एज एन एग्जाम्पल यहां पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपैक्ट करती हैं, जो हैम्पर करती हैं द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। यानी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से या तो न्यूट्रिएंट का रिलीज बढ़ जाता है या कम हो जाता है। जैसे आपकी सॉइल, आपके सॉइल का नेचर क्या है, मॉइस्चर क्या है, पीएच क्या है एंड टेम्परेचर क्या है। भाई रिएक्शंस फास्ट हो जाएंगे टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो। अगर ऑप्टिमम पीएच हुआ तो जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस है, उनके एंजाइम्स को ज्यादा लेवरेज मिलेगी और वो जल्दी ऑर्गेनिक केमिकल्स को तोड़ के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। मॉइस्चर ज्यादा हुआ यानी ह्यूमिड कंडीशन हुई तो फंगस को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी चीजों को डिकम्पोज करने की। एंड सॉइल में भी अच्छे खासे बैक्टीरिया अगर है देन दे विल ट्रूली हेल्प इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कंटेंट में कन्वर्ट करेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहली साइकिल जो हमें यहां पर समझनी होती है वो है कार्बन साइकिल। सो कार्बन साइकिल बहुत ही नॉर्मल है समझने के लिए, बिकॉज कार्बन का हमसे बहुत अच्छा खासा लेन देन है। हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, तो हमें पता है कि हम भी कार्बन साइकिल का एक पार्ट है, ठीक है। तो कार्बन साइक्लिंग जो है, इसमें कार्बन आपका एटमॉस्फेयर से आप ले सकते हो। जैसे प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेता है और उससे कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो एक्चुअल में प्लांट पकड़ रहा है ना, तो एटमॉस्फेयर से पकड़ी जा सकती है। ओशन जो है इट इज ऑल्सो वेरी बिग रिजर्वायर ऑफ कार्बन, राइट, क्योंकि ओशन के अंदर भी काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग और डेड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ओशन में भी अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। यानी जब हम रेस्पायर करते हैं, दुनिया में इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो रेस्पायर करेंगे यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 एंड H2O, ठीक है। आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का यहां पर एग्जांपल ले लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही क्या है? नाम देखो, कार्बो मतलब कार्बन, तो इसको जब आप ऑक्सीजन से रेस्पायर करोगे, कार्बो मतलब कार्बन का कंपाउंड यानी CO2, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कार्बन के ऊपर तो CO2 बन जाएगा।
एनहाइड्रेट मतलब वाटर यानी H2O। तो ये जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर है, रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर बाय डिफॉल्ट। अगर भैया रेस्पिरेशन से निकाल रहे हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा ना। एंड इसके साथ साथ अगर आप देखें तो प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर आल्सो रिलीजेस CO2। हमारी बॉडी में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर भी COOH ग्रुप है, अमीनो एसिड का जो एसिडिक ग्रुप है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जहां भी कार्बन है भाई उसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, जनरल सेंस में समझो, कहीं भी कार्बन है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है भैया, इसको आप ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या बनेगा, CO2 ही तो बनेगा। तो CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहता है, ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के थ्रू बढ़ता रहता है। सबसे ज्यादा कार्बन मिलता कहां है, रिजर्वायर कौन है कार्बन का, तो एटमॉस्फेयर में 1% से भी कम आपका कार्बन है। जबकि ऑर्गेनिजम्स के अंदर 49% ऑफ ड्राई वेट आपका कार्बन होता है, यानी अधिकतर चीजें कार्बन की बनती हैं। 49% ड्राई वेट बोला है, टोटल वेट नहीं बोला, क्योंकि टोटल वेट में तो H2O 70% है, सबसे ज्यादा है, उसमें तो कार्बन है ही नहीं, इसीलिए ड्राई वेट बोला। वाटर को अगर हटा दो तो बचा हुआ जो हमारी बॉडी का मास है उसमें से लगभग 50% आपको कार्बन मिलेगा। ओशन आपका मेन रिजर्वायर है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहते हैं। तो ओशन के अंदर 71% डिजॉल्व्ड कार्बन है, तो ये आपके मेन रिजर्वायर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ओके, हमारे अर्थ पे 4 × 10⁻13 kg कार्बन जो है ये आपका फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस से एनुअली। फिक्स होता है मतलब इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। फिक्स होना मतलब कोई कंपाउंड बना लेना, सो कन्वर्टेड इनटू कार्ब्स। तो CO2 जो है ये किसी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो गया प्लांट के अंदर, जैसे इसने स्टार्च बना लिया, सेल्यूलोज बना लिया या कुछ और बना लिया, तो ये आपका फिक्स हो जाता है 4 × 10⁻13 kg विच इज अ बिग नंबर, राइट। अब कार्बन का अमाउंट बढ़ाने में ह्यूमन एक्टिविटीज का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी पेड़ों को काटते हैं। अब पेड़ क्या कर रहे थे, इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे थे। अब आपने पेड़ काट दिया तो कार्बन स्टोर नहीं होगी, तो खुली घूमती रहेगी, जो कि आपके लिए हार्मफुल है। इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, जिससे कि पेड़ जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कार्बन को स्टोर कर ले और उसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में कम हो जाए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम लोग पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, कोयला है, इन सब से कार्बन निकलता है जो कि हवा में प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। तो इनसे जो है CO2 रिलीज का रेट बढ़ रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये बहुत ज्यादा हैम्पर कर रही हैं इस कार्बन साइकिल को। अब देखो यार, यहां पर कार्बन साइकिल थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये CO2 है एटमॉस्फेयर में, CO2 है एटमॉस्फेयर में। अब ये CO2 एटमॉस्फेयर में कहां से आई भाई, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्री। जब आप चीजों को जलाते हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल ही हो, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, या आपने नॉर्मल लकड़ी जला दी, या आपने कोयला जला दिया, या आपने ऑयल एंड गैस जला दी, तो इन सारी चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धरती के ऊपर बढ़ गई, ठीक है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कौन बढ़ाता है, ह्यूमन एक्टिविटी से, आपके फॉसिल फ्यूल को बर्न करना एज वेल एज आपके फ्यूल वुड को बर्न करना, ऑर्गेनिक डेब्री को बर्न करना। ऑयल, गैस, कोल, पेट्रोल, डीजल सब उसी के अंदर आ गया, ऑलराइट। अब देखो दूसरा, भाई ये जो एनिमल है यहां पर और ये जो प्लांट है यहां पर, ये भी आपके रेस्पायर करेंगे। तो रेस्पिरेशन से और डीकम्पोजिशन से, भाई चाहे आप चीजों को तोड़ रहे हो, एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हो तो भी CO2 निकलेगी बाय डीकम्पोजिशन, और रेस्पिरेशन से आप कार्बोहाइड्रेट तोड़ रहे हो तो भी आपका क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेगा तो CO2 रिलीज होगी। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट CO2 रिक्वायर करता है, उसे स्टोर करता है ना फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो प्लांट CO2 को कम करते हैं, जबकि एनिमल और बाकी ऑर्गेनिज्म CO2 को बढ़ा देते हैं। यहां पर पानी में भी अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो इसमें CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहां पर जो ऑर्गेनिज्म मरेंगे, जो डिके होंगे, इनके कुछ कैल्शियम सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स जमीन के अंदर चले जाते हैं, तो एक कार्बन स्टोरेज बनाते हैं। जैसे कैल्शियम जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है, CaCO3, तो इसमें कार्बन आ गया ना,
भाई इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम में ही कार्बन आ गया। तो इससे क्या होती है, CO2 की मात्रा पानी के अंदर बढ़ जाती है। कुछ तो सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे धरती में जमा हो गए और कुछ CO2 आपका ऑर्गेनिजम्स ने पानी में ही रिलीज कर दिया। 71% CO2 रिलीज होता है। सो कार्बन साइकिल को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कार्बन बढ़ाता कौन कौन है, अगर पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो वहां पे कार्बन का लेवल बढ़ेगा। अगर जमीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो वहां लेवल बढ़ेगा। उसके अलावा अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, फ्यूल वुड को बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल CNG को बर्न कर रहे हैं या कोल को बर्न कर रहे हैं, तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना है, या तो सेडिमेंट्स बन जाए जमीन के नीचे, कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्केरियस सेडिमेंट्स, या फिर आपका फोटोसिंथेसिस इतना हो, जमीन पे प्लांट इतने हो कि वो सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर करके ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील कर दे। ये आपकी साइकिल है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और अलग अलग रिसोर्सेज से हमारे पास कार्बन पहुंचती रहती है। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट, ये जमीन में चली जाती है, सेडिमेंट बन जाती है, जैसे मैंने कैल्केरियस सेडिमेंट्स की बात करी, और वो फिर सर्कुलेट नहीं होती, क्योंकि सेडिमेंट का टूटना और दोबारा सर्कुलेशन में आना इज रियली डिफिकल्ट। वो जमा हो चुका है नीचे स्टोरेज की फॉर्म में, वो वापस कार्बन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप वुड जलाते हो, फॉरेस्ट फायर होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो CO2 निकलता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। दिस वॉज योर कार्बन साइकिल। ठीक है, बहुत इजी थी क्योंकि हमें पहले से कार्बन साइकिल के बारे में अच्छा खासा मैटर पता था। अब फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस कहां कहां इस्तेमाल होता है, कहां कहां पाया जाता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले सेल चैप्टर पढ़ाया था और मैंने आपको बताया कि जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या पाया जाता है। मेम्ब्रेन में जो लिपिड है, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोरस आ गया ना, फॉस्फोलिपिड है। भाई न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें थी, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। भाई सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम यानी एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। और हमारे अंदर अगर आप देखें तो हमारी हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट, टीथ कैल्शियम फॉस्फेट, और यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट के शेल्स बनते हैं। इन मॉलस्क जो शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें क्या बनेंगे, शेल्स बनेंगे आपके फॉस्फेट के। सो चाहे आपकी मेम्ब्रेन हो, उसके अलावा चाहे आपका न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे आपका एनर्जी मॉलिक्यूल्स हो, फॉस्फेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ATP तो सबके अंदर होना पड़ेगा, मेम्ब्रेन तो हर सेल को चाहिए, दुनिया के हर सेल को, न्यूक्लिक एसिड यानी DNA RNA तो हर सेल को चाहिए, यानी फॉस्फेट सब में ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट एनिमल सबके अंदर। तो ये आता कहां से है, रिजर्वायर कौन है फॉस्फेट का, आपका रॉक, बिकॉज इट इज अ सेडिमेंटरी साइकिल। तो ये नीचे जमीन से आएगा। तो सबसे पहले पत्थर टूटता है, सबसे पहले पत्थर टूटता है, पत्थर टूटेगा तो जो फॉस्फेट निकलेगा वो आपका सॉइल में मिल जाएगा, सॉइल से प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और प्लांट के बाद प्लांट को खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये फॉस्फेट चला जाएगा। ठीक है, फिर जब एनिमल की डेथ होगी तो ये दोबारा धरती में चला जाएगा, प्लांट की डेथ होगी तो ये दोबारा धरती में चला जाएगा, एंड वापस से प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जो हमने साइक्लिंग की पाथवे देखी थी, सेम उसी तरीके से। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ फॉस्फेट जो मिट्टी में मिला है पत्थर के टूटने से, हो सकता है जब बारिश वगैरह आए तो वो आपका आगे बह जाए, किसी और जगह पर चला जाए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो देखो यार, यहां पर क्या हुआ, रॉक मिनरल्स है, रॉक मिनरल्स है यानी क्या है, पत्थर है, रॉक मिनरल्स है यानी पत्थर है। अब पत्थर जब टूटा तो क्या बन गया, सॉइल सॉल्यूशन बन गया। पत्थर जब टूटा तो सॉइल में आ गया फॉस्फोरस। अब ये जो फॉस्फोरस सॉइल में आया है, या तो ये प्लांट ले लेगा भाई, या तो ये अपटेक हो जाएगा बाय प्लांट्स, और या ये आपका रन ऑफ हो जाएगा, यानी या तो ये भाग जाएगा पानी के बहाव के साथ साथ। ठीक है, अब या तो ये पानी के बहाव के साथ भाग गया, या फिर इसको किसने ले लिया, प्रोड्यूसर ने ले लिया, या इसको किसने ले लिया, प्रोड्यूसर ने ले लिया, यानी प्लांट ने ले लिया और फास्फोरस को यूज करके अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए। अब प्लांट को कौन खाएगा, कंज्यूमर खाएगा, प्लांट को कौन खाएगा, कंज्यूमर खाएगा, यानी आपका एनिमल खाएगा, तो एनिमल में फास्फोरस आ गया।
अब किसी की भी डेथ हो जिसमें फास्फोरस था, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर किसी की भी डेथ हो रही है देन इट विल बिकम अ डेट्राइटस। भाई किसी की भी डेथ हुई, जैसे लिटर फॉल हो गया प्लांट से, लिटर फॉल मतलब पत्ते वत्ते झड़ गए, एनिमल की डेथ हो गई, तो ये क्या बन गया, डेट्राइटस बन गया, डेट्राइटस बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे भाई, डेट्राइटस बन गया। तो अब दोबारा से इनऑर्गेनिक मिनरल सॉइल में चले जाएंगे और सॉइल से दोबारा से प्रोड्यूसर अपटेक कर लेंगे। ये आपकी फास्फोरस साइकिल है, दैट्स इट, कोई बहुत भारी काम नहीं है। ठीक है, सो जब डेड ऑर्गेनिजम्स डीके होने लगते हैं तो आपके फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है ये फॉस्फेट को रिलीज कर देते हैं इन द सॉइल, दोबारा से सॉइल में फॉस्फोरस आ गया, दोबारा से आप उसे रीअब्सॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, तो कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल में क्या फर्क है एक बार देख लो। कार्बन साइकिल जो कि एक गैसियस साइकिल थी और फास्फोरस साइकिल जो कि एक सेडिमेंट्री साइकिल है, इनमें क्या फर्क है। कार्बन साइकिल में एटमॉस्फेरिक इनपुट हायर है, यानी आप CO2 छोड़ भी सकते हो, प्लांट ले भी सकते हैं, तो एटमॉस्फेरिक इनपुट हायर है, एटमॉस्फेयर से चीजें ज्यादा इजीली एक्सचेंज हो रही हैं। लेकिन ऐसा कोई इनपुट नहीं है फास्फोरस का, ऐसा नहीं है मैंने हवा से सांस ली और फास्फोरस मेरी बॉडी में आ गया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में, लेकिन गैसियस एक्सचेंज नेग्लिजिबल है आपके फास्फोरस साइकिल के अंदर। तीसरा आप यहां पर ये नोट कर सकते हो दैट दिस इज अ गैसियस साइकिल which is very obvious. This is the gaseous cycle and this is a sedimentary cycle. And this is a sedimentary cycle. ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम सर्विसेज हमने रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा साहब की बातें पहले ही पढ़ ली थी, तो हमारा अब चैप्टर यहां पे खत्म हो गया। सिर्फ एक हमारा चैप्टर बचा हुआ है इकोलॉजी का, एनवायरमेंटल इश्यूज, जो हम कर लेंगे, उसके बाद आपकी इकोलॉजी समाप्त हो जाएगी। ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट इसे इंस्टॉल करो, इसे यूज करना सीखो। एक वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, हाउ टू यूज ब्रिलिक्स, सर्च करोगे तो मिल जाएगी, और नए अपडेट की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ बेटर अपडेट ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।